जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। झारखंड में कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गया है? झारखंड में कितने नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी मिला है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिए झारखंड में 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए इसके लिए भूमि भी चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, गिरिडीह में तो भूमि चिन्हित कर लिया गया है, तो कुल मिलाकर जो है 5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खुलेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते। देखिए वर्तमान समय में 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है संचालित है। झारखंड में वर्तमान में 2 सरकारी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित है। कौन कौन है ये याद रखिएगा। पहला यहाँ पर है बीआईटी सिंदरी। देखिए बीआईटी सिंदरी जो है धनबाद में है, 1949 में बना है। इसका नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है आपका बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ पर है? सिंदरी धनबाद में है, और ये सरकारी है। ठीक है, एक और बीआईटी है। ठीक है, बीआईटी एक और है, और ये मेसरा है, मेसरा। और ये बीआईटी मेसरा जो है ये रांची में है। कब बना है? 1955 में बना है। ठीक है, लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो याद रखेंगे बीआईटी जो सिंदरी में है धनबाद में वो सरकारी है, जिसका फुल फॉर्म में बिरसा आता है और इसमें बिड़ला आता है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में है, 1955 में बना है। ये बिड़ला का है, मतलब प्राइवेट है। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है, धनबाद में 1949 में बना है, ये सरकारी है। ठीक है, और एक और सरकारी है राजकीय अभियांत्रण महाविद्यालय पलामू। ठीक है, राजकीय अभियांत्रण महाविद्यालय पलामू, ये जो है सरकारी है। तो 2 ही अभी जो है झारखंड सरकार का अपना सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब 5 जो है नया बनाने का यहाँ बात किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कुछ जो है सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय, कॉलेज जो नए बने हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको देख लेते हैं। देखिए राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय जो है रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये जमशेदपुर में बना है। रघुनाथ मुर्मू को आप जानते होंगे, संथाली भाषा जो है उसका औलचिकी लिपि, जो लिपि है संथाली भाषा का, उसका आविष्कारक कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। उड़ीसा के व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, उड़ीसा के व्यक्ति हैं ये, और इन्हीं के नाम पर जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर में। ठीक है, और एक और पूछा जाए राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय अगर बात किया जाए तो ये भी जमशेदपुर में। राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय जिसका नाम है, वो भी जमशेदपुर में बना है, ये भी याद रखेंगे। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनेगा? तो ये रामगढ़ में बनेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, ये आपका गिरिडीह में बनेगा। कहाँ पर? जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय गिरिडीह में। संस्कृत विश्वविद्यालय ये देवघर में। वैसे भी आप सब जानते हैं कि जहाँ पर देवी देवता होंगे वहीं पर ज़्यादा पूजा पाठ होगा, तो ये जो है आपका देवों की नगरी है ये देवघर, तो यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, यहाँ पर संचालित भी है, ये कार्य संचालित हो गया है। ठीक है, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय बनाने का जो प्रस्ताव है यही देवघर में है। आरोग्यम विश्वविद्यालय जो है वो गढ़वा में बनेगा, क्योंकि गढ़वा में जो आपका पलामू प्रमंडल में पड़ता है, तो पलामू में 2009 में एकमात्र विश्वविद्यालय बना था, नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर एकमात्र पलामू में विश्वविद्यालय है, तो इधर एक विश्वविद्यालय और चाहिए, तो ये आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा में बनेगा। ठीक है, गढ़वा मराठी भाषा का शब्द है। गढ़वा को पहले भवनाथपुर कहा जाता था। गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 स्टेट से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार
और यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ये रांची में है। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय क्या था? रांची कॉलेज था, रांची कॉलेज था। ठीक है, ये रांची कॉलेज था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। रांची कॉलेज का स्थापना 1926 में हुआ था। इसको अपग्रेड करके मतलब प्रमोशन दे दिया गया और इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया। इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और ये कहाँ पर है? रांची में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय ये धनबाद में है और 2017 में ये कटा था किससे? तो याद रखेंगे विनोबा भावे से। ठीक है, विनोबा भावे हजारीबाग से ये कट करके अलग हुआ है। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एकदम सब करंट इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को राशि का लाभ दिया जाएगा? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में संचालित होता है। इसमें प्रति वर्ष विद्यार्थी को कितना विद्यार्थी को सिलेक्ट किया जाएगा लाभ के राशि के लिए? तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रति वर्ष 1500 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, 1500 विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा और इनको जो है अधिकतम जो है 15 लाख रुपया तक, ठीक है, 15 लाख रुपया तक का मतलब यहाँ पे राशि उपलब्ध कराया जाएगा और न्यूनतम ब्याज दर 4% पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि जो छात्र हैं वो जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रति वर्ष 1500 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। 1500 जो विद्यार्थी होंगे प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना करियर बना सकते हैं। अब गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, कब चालू हुआ था, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर 2022 ईस्वी को। 15 नवंबर 2022 ईस्वी को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था। चयन जो किया जाता है बच्चों को, ठीक है, विद्यार्थियों को चयन किया जाता है तो उसमें अधिकतम कितना राशि दिया जाता है? तो 15 लाख रुपया दिया जाता है और न्यूनतम ब्याज दर कितना लिया जाता है? तो ये 4% ब्याज दर पर ये राशि उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराने हेतु कम ब्याज दर पर जो है सहायता राशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इंटर मैट्रिक के बाद जो है अगर आपको उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा के नाम से भी एक योजना है, लेकिन वो जो है ना वो स्कॉलरशिप का योजना है, वो आप 1 करोड़ रुपया तक भी लेकर के जाकर विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, एमफिल उमफिल को, तो वो अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना ये अलग है। ठीक है, उसके बारे में भी विस्तार से बनाएंगे, एक बार हम योजना के बारे में विस्तार से चलेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा नेमरा गांव किस लिए जाना जाता है? नेमरा गांव का बहुत ज़्यादा अभी चर्चा सुनने को आपको मिला होगा, तो नेमरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए चर्चे में रहा है? तो याद रखिएगा, नेमरा गांव जो है मुख्यमंत्री का ये पैतृक गांव है। अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है इनका पैतृक गांव है, ए नंबर ऑप्शन होगा। नेमरा गांव ये रामगढ़ में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पैतृक गांव है, मतलब कि पहले जो है इनका पूरा खानदान पूरा पूर्वज जो है यहीं पर रहे थे, इसलिए पैतृक गांव के नाम से ये जाना जाता है इनका। और ये बहुत चर्चे में रहता है क्योंकि बार बार हेमंत सोरेन यहाँ जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ सकता है कि नेमरा गांव जो है वो कहाँ पर है, या मुख्यमंत्री का पैतृक गांव नेमरा किस मतलब जिला में पड़ता है? तो रामगढ़ में पड़ता है। देखिए यहाँ पर नेमरा गांव जो है वो रामगढ़ में है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पैतृक गांव है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपने पैतृक गांव में बाहा पर्व, ठीक है, बाहा पर्व जो है वो परंपरागत तरीका से मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। बाहा पर्व में आम और महुआ का जो फूल होता है उसका विशेष महत्व होता है। देखिए आम का और महुआ का जो फूल होता है, अभी फूल आम का भी निकला हुआ है, महुआ का भी निकल रहा है, तो ये फूल का बहुत महत्व होता है बाहा पर्व में। ठीक है, और बाहा पर्व को किससे जोड़कर देखते हैं? देखिए संथाल जनजाति लोग जो है ना, बाहा पर्व किसको बोलता है? तो ये जो है सरहुल को बोलता है। ठीक है, और अभी जो है सरहुल को लेकर के पूरा झारखंड में तैयारी चल रहा है। 1 अप्रैल को हमारे यहाँ जो सरहुल मनाया जाएगा, तो इसके लेकर के पूरी तरीका से तैयारी यहाँ
चल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है, जाहिर स्थल जो होता है उसमें परंपरागत तरीका से यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं पूजा अर्चना किए हैं। ठीक है, 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल चल करके और परंपरागत तरीके से यहाँ पे पूजा किए हैं। आम महुआ का जो है फूल का विशेष महत्व होता है, याद रखेंगे। ठीक है, सरहुल पर्व में क्या क्या कहा जाता है, कौन से जनजाति के द्वारा, तो याद रखेंगे उरांव जनजाति इसको खदी कहते हैं। ठीक है, सरहुल पर्व को उरांव जनजाति खदी बोलते हैं। संथाल जनजाति जो है बा परब बोलते हैं, बा परब। बाहा भी कभी कभी बोला जाता है, बाहा परब भी बोला जाता है। और एक खड़िया जनजाति जो 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, खड़िया जनजाति, और ये खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था होता है उसको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। झारखंड में ये जनजाति गुमला में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ये जनजाति गुमला में देखने को ज़्यादा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ईसाईकरण जो है झारखंड में खड़िया जनजाति का ही हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है खड़िया जनजाति का ईसाईकरण हुआ है। कहाँ पर इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो गुमला में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या है खड़िया जनजाति का। याद रखना है 5वीं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और खड़िया जनजाति जो है सरहुल पर्व को क्या बोलते हैं, जकोर। ठीक है, जकोर बोलते हैं, याद रखना है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये 34% अकेला आबादी पूरा जनजाति में से इसी का है। झारखंड में जितना जनजाति है उसका 34% आपको क्या मिलेगा, तो संथाल मिलेंगे। संथाल परगना में सबसे ज़्यादा इनकी आबादी है, याद रखेंगे। ठीक है, उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, उरांव। ठीक है, और तीसरी जो है मुंडा है। मुंडा लोग सरहुल को सरहुल ही बोलता है। ठीक है, और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। भील जो है वो झारखंड का नहीं पूरा भारत का सबसे बड़ा जनजाति है, भारत का। ठीक है, और इसके बाद गोंड जो है दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है देश का, याद रखेंगे। और तीसरा नंबर में देश में आता है संथाल। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो सर्च करेंगे यूट्यूब में इजी फॉर स्टडी और इस चैनल से जुड़ जाएंगे। यहाँ सामान्य अध्ययन करंट अफेयर का क्लास पूरा तरीका से लाया जा रहा है। अभी कुछ विलंबित है लेकिन यहाँ बहुत सारा क्लास दिया गया है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा अंतर्राज्यीय भ्रमण पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है। अंतर्राज्यीय भ्रमण पर भेजा गया है पंचायती राज विभाग के द्वारा, तो किनको भेजा गया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, राम बिशुन नगेसिया। राम बिशुन नगेसिया को ये अंतर्राज्यीय भ्रमण पर भेजा गया है। और कहाँ भेजा गया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इनको भेजा गया है। ठीक है, और वहाँ पर जा कर के देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे कार्य करती है, उसके अनुसार अपना एक्सपीरियंस यहाँ साझा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा देश में सबसे अधिक ग्रामीण वाला जो प्रतिशत देखने को मिलता है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में है हमारे देश में, और सबसे ज़्यादा शहरीकृत है गोवा है। और यही गोवा के तर्ज पर झारखंड को विकसित बनाना है। झारखंड को नीति आयोग गोवा के साथ पेयर स्टेट बनाया है और आदमी को भेजा जा रहा है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र देखने। अरे भाई, हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र देख करके यहाँ ग्रामीण एरिया को सुधारा जाएगा तो फिर गोवा जैसा कैसे बनेगा, वो तो शहरी एरिया है। भारत का सर्वाधिक जो है शहरी आपका एरिया देखने को मिलेगा गोवा का, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो है हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा देश में। और हम आदमी भेज रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए हिमाचल प्रदेश गाँव में, और बनाना है झारखंड को कैसा, गोवा जैसा। तो ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन क्या करिएगा, अटपटा सुनने में लगता है तो ऐसा बात नहीं है। पेयर बनाई है नीति आयोग की सोच कर कि झारखंड को हम गोवा जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राम बिशुन नगेसिया को चयन किया गया। अब ये कौन है, तो राम बिशुन नगेसिया जो है वो देखा जाए तो लातेहार जो क्षेत्र में नेतरहाट के मुखिया है राम बिशुन नगेसिया। और झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा इनको अंतर्राज्यीय भ्रमण पर भेजा गया है। ठीक है, ये 6 दिनों का इनका 6 दिवसीय भ्रमण होगा। ठीक है, 6 दिन ये हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, अपने यहाँ आकर के साझा करेंगे। जैसे झारखंड कैसे इजराइल भेजा था, अपने यहाँ के किसानों को इजराइल भेजा और वहाँ से 2 ट्रेन होकर के आएंगे, फिर यहाँ सिखाएंगे। इसी तरह से ये है। ठीक है, इजराइल काहे भेजा था, क्योंकि वहाँ कम पानी है, उसके बाद भी बहुत अच्छा खेती बाड़ी कर लेता है, अपना खाने भर उपजा लेता है, तो
तो कैसे करता है, इसके लिए झारखंड जो है अपने किसानों को ट्रेनिंग के लिए इजराइल भेजा था कि सीख करके आओ कि बलुआ में कैसे आलू उत्पादन करता है, तुम लोग यहाँ फिर करवाना, क्योंकि यहाँ पर फिर पठारी एरिया है, तो कैसे करेगा दामोदर घाटी में, तो वो आप लोग करना। तो उसी तरह से यहाँ पे इनको एक्सपीरियंस के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो भी पूछा जाएगा, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। राम बिशुन नगेशिया जो हैं, देखा जाए तो इसके पहले जो है गणतंत्र दिवस परेड में इनको शामिल किया गया था, इसके लिए भी चयन किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड हुआ था ना आपका 76वां, अभी जो है 76वां गणतंत्र दिवस परेड हाल में हुआ था, ठीक है। तो उसी में इनको चयन किया गया था, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए इनका चयन किया गया था। तो इसका मतलब बड़ी एक्टिव आदमी है राम बिशुन नगेशिया, याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग अभी सेलेक्ट की है और उसके बाद यहाँ पर जो है एक बार इनको गणतंत्र दिवस में सेलेक्ट किया गया था। अभी आपको पंचायती राज मंत्री कौन है, याद रखिएगा, पंचायती राज मंत्री झारखंड में कौन है आप लोग को बताना है, ठीक है। दीपिका पांडे सिंह या तो शिल्पा नेहा तिर्की, रामदास सोरेन, ये 3 गो ऑप्शन दिए हैं, 4 भी नहीं दिए हैं, 3 दिए हैं। अब कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए अब लातेहार का बात आया तो कुछ और लातेहार से संबंधित इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। लातेहार को पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका ये कहते हैं, याद रखिएगा। जो नेतरहाट स्कूल है इसका स्थापना नेपियर ने किया था और कब किया था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। देखिए 3 स्कूल का नाम याद रखिएगा। 1954 में नेतरहाट बना था, नेतरहाट बना था, ठीक है, ये लातेहार में है। एक है 1963, ये है आपका सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल तिलैया, ये भी बहुत फेमस है। एक आपका जो है 1982 ईस्वी में ये इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी, अब ये इंदिरा गांधी हजारीबाग में है, याद रखेंगे। 1926 ईस्वी में बना था ISM धनबाद, ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, 1926 में बना था। लेकिन अब जो है ये IIT बन गया है, झारखंड का एकमात्र IIT संस्थान यही है ISM धनबाद। तो ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। देखिए नेतरहाट को रेगिस्तान का नकलिस्तान बोलते हैं, पूरा लातेहार को ही रेगिस्तान का नकलिस्तान बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद उग्रतारा मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा। बेतला नेशनल पार्क जो है 1986 में बना था, ये जो है यहीं पर है, एकमात्र नेशनल पार्क झारखंड का है बेतला, ये जो है लातेहार में है। सिकनी कोयला क्षेत्र भी आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। और सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी लातेहार में देखने को मिलेगा, ठीक है, वो महुआ टाल प्रखंड में पड़ता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, तो ये भी लातेहार में देखने को मिलेगा। अपर घघरी, लोबर घघरी, मिर्चैया जलप्रपात भी आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। एडिशनल फैक्ट जो बताते हैं वो कैसा लगता है, एक लाइक करके जरूर बताइएगा, ठीक है। लाइक जितना रहता है उसी से हमको समझ में आ जाता है कि एडिशनल फैक्ट जो बता रहे हैं या जो कंटेंट दे रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग को उसका जो है फ़ायदा मिल रहा है, ये हमको इसी से समझ में आता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसका मतलब समझते हैं। बाकी अगर चैनल से जुड़े नहीं होंगे तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे पूरी तरीक़ा से उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, JPSC सब के लिए इसी तरह क्लास चलेगा। सुबह वाला प्रत्येक दिन क्लास देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर में 2 बाघ बाघिन कहाँ से लाए गए हैं? अभी जो है टाटा जूलॉजिकल पार्क में 2 बाघ बाघिन को लाया गया है, मतलब एक बाघ है एक बाघिन को लाया गया है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए लाया गया है। तो कहाँ से लाया गया है? तो याद रखेंगे नागपुर से। कूनो नेशनल पार्क नहीं मार देना है मध्य प्रदेश वाला, कूनो में तो चीता लाया गया नवेबिया वेबिया से, ठीक है, अभी अफ्रीका से लाया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे चीता रखा गया है, तो यहाँ से लाया कहीं नहीं जा रहा है। अब ये नागपुर से हमारे यहाँ लाया गया है, बाघ और बाघिन को लाया गया है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बाघों का प्रजनन दर जो बहुत ना के बराबर हो गया है, अब ये बढ़ेगा। अभी जो है टाइगर का सेंसस हुआ था, यहाँ पर काउंटिंग हुआ था, तो बेतला में एक को टाइगर नहीं पता चला। तो टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए बाघ और बाघिन को ला करके यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे? टाटा जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर। जमशेदपुर का मतलब जिला अगर पूछा जाए तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में ये रखा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए टाटा जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर में 2 बाघ बाघिन को यहाँ पे नागपुर से ला करके रखा गया है।
ये जो दोनों बाघ बाघिन है वो रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति के बाघ हैं, याद रखना है। यहाँ पे झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है जिससे कि इनका प्रजनन दर यहाँ पे बढ़े। अब कुछ नेशनल पार्क, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब देख लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क का बात आया तो देखिए यहाँ पर है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी रांची में है, 1994 में बना है। कहीं कहीं किताब में 1954 मिलेगा, तो 1954 एकदम बिल्कुल गलत है। ये जनवरी, ठीक है, जनवरी 1994 में बना है। उसका गेटवा में लिखा हुआ है, भी देख भी लीजिएगा। बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में है, 1986 में बना था। 1932 में जो है 1932-33 में यहाँ पे बाघों की गणना हुआ था, कहीं कहीं लिखा मिलेगा शेरों का गणना हुआ था, ठीक है। इसके बाद है पलामू अभ्यारण्य, ये 1976 में बना था। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1976 में बना था। लावा लॉन्ग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1978 में बना है। तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी 1978 में बना है। पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गुमला में है, 1990 में बना है। और एक याद रखिएगा करंट अफेयर की दृष्टि से, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये साहेबगंज में है। याद रखना है झारखंड का एकमात्र रामसर साइट घोषित हुआ है 2025 में, एकलौता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा रामसर साइट अभी तक झारखंड में किसी को घोषित नहीं किया गया था। उधवा झील पश्चिम बिहार जो है, उधवा झील को कुल मिलाकर ये जो है साहेबगंज में पड़ता है और इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। 2025 में भारत का 4 रामसर साइट बना, उसमें से सिक्किम का भी पहला रामसर साइट मिला है और झारखंड का भी उधवा झील पहला रामसर साइट मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम प्रत्येक दिन करंट अफेयर का सीरीज ला रहे हैं, साथ साथ में झारखंड करंट अफेयर के साथ झारखंड का जीके जीएस का सुपड़ा साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब करंट अफेयर पढ़ते जाइए, साथ साथ में हम जीएस जो दृष्टि से झारखंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी हम एक साथ करने का पूरा प्रयास करते हैं। बस आप अगर इससे नहीं जुड़े होंगे तो इस क्लास से जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन जो ये क्लास जो है लगभग 20 से 25 मिनट का होता है। अगर आप प्रत्येक दिन 20 से 25 मिनट देते हैं तो इससे आपका झारखंड का करंट अफेयर और इसके बाद झारखंड का जीके, जीएस और जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रत्येक दिन जो है वो आप 20 से 25 मिनट दीजिए। 5:30 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे के बीच में ये क्लास प्रतिदिन आता है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। आपका झारखंड करंट अफेयर, झारखंड सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप 1-2 क्लास करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारा क्लास दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे जाकर देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग 224 पेज पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब इसके पहले 224 पेज का क्लास हो चुका है, तो लगभग 50-60 क्लास होगा। आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। 1-2 क्लास जाकर देख लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ कंटेंट दिया गया तब देखिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे पेशा कानून के बारे में, ये क्यों चर्चे में रहता है, पेशा कानून क्या है, किस क्षेत्र में लागू होता है, पूरा हम विस्तार से देखेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेने का प्रयास किए हैं। बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है पेशा कानून, तो आखिर क्या है पेशा कानून, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी हम समझते हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले पेशा कानून में पेशा का फुल फॉर्म जानते हैं। तो पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये 1996 में लागू हुआ था, इसीलिए इसका नाम 1996 दिया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, इसका पूरा फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे फुल फॉर्म से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पेशा कानून लागू कब हुआ था, तो याद रखना है ये पेशा कानून लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। आखिर इसको लागू करने का क्या जरूरत आन पड़ी, ठीक है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आखिर क्यों जरूरत पड़ा पेशा कानून का, इसके बारे में हम पूरा नीचे विस्तार से पहले देख लेते हैं। देखिए पेशा कानून का क्या जरूरत पड़ा सबसे पहले, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था और 73वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ था वो 1992 में हुआ था और लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ये
लागू हुआ था, ठीक है। और ये पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर क्या किया गया था, तो संवैधानिक मान्यता दिया गया था। तो जो ग्रामीण क्षेत्र था, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको उनका जो व्यवस्था है उनको पूरी तरीका से भारतीय संविधान में एक जगह दिया गया, मान्यता दिया गया था, ठीक है। तो ये काम हो गया ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग तो खुश हो गए यहाँ पे भाई कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, बलवंत राय मेहता समिति को हम लोग अपनाए हैं, ठीक है। तो उसको तो पूरी तरीका से संवैधानिक मान्यता यहाँ पर मिल गया। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग खुश हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को जब मान्यता मिल गया तो शहरी निकाय में रहने वाले लोग रुष्ट हो गए, इनको भी मान्यता चाहिए था। तो शहरी निकाय के क्षेत्र के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि 74वां संविधान संशोधन हुआ, और 74वां संविधान संशोधन पारित 1992 में ही हुआ था, और ये बाद में लागू हो गया। तो लागू हुआ तो क्या हुआ कि शहरी स्थानीय निकाय जो नगर पालिका होता है, इसको क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता दिया गया। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र को खुश किया गया, ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था था उसको मान्यता दे दिया गया। इसके बाद शहरी क्षेत्र था, इसको भी मान्यता दे दिया गया। शहरी निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम होता है, ये सबको मान्यता यहाँ पे दे दिया गया। तो भाई जो शहर में रहते हैं उनको मान्यता दे दिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको मान्यता आप दे दिए उनके शासन व्यवस्था को। तो भाई जंगल, पहाड़, पर्वत में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी लोगों का जो अपना शासन व्यवस्था है उसको तो मान्यता आप नहीं दिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो समाज में रहते हैं उनको मान्यता दिए, शहर में रहने वाले को मान्यता दिए, लेकिन जो पहाड़ पर्वत में रहते हैं, जो समाज से कट के रहते हैं, उनका भी अपना शासन व्यवस्था है, उनका भी अपना विधि विधान है, उनका भी कला संस्कृति है, उनका भी संस्कृति है, उनका भी अपना व्यवस्था है। तो इसको भी मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि आप शहर को दिए, ग्रामीण को दिए, तो इनका भी शासन व्यवस्था को मान्यता मिलना चाहिए। तो इसी के लिए ये पेशा कानून लाया गया था, और ये पेशा कानून जो है वो इसके बाद ही लाया गया। देखिए यहाँ पर 1993 ईस्वी में जो ग्रामीण वाला व्यवस्था लागू हुआ, 1993-94 में ये भी व्यवस्था शहरी वाला भी लागू हुआ। जस्ट इसके 2 साल के बाद 1996 ईस्वी में जो है वो पेशा कानून लाने की जरूरत पड़ी, और 5वीं सूची में जितने भी राज्य शामिल थे जहां पर पहाड़ पर्वत में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है, तो उनके लिए ये व्यवस्था लाया गया, और ये जो है पूरी तरीका से लागू किया गया, कानूनी मान्यता इसको भी दिया गया। तो ये पूरा जो है इसीलिए ये पेशा कानून आया था। अब हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर जानते हैं, आखिर ये किसने लाया, ठीक है, ये किसके लिए भलाई का काम करता है, ये पूरा हम देखते हैं। देखिए यह कानून जो है पेशा कानून कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को ये लागू हुआ था। अब ये कानून है क्या, तो यह कानून जो है अनुसूचित क्षेत्रों में देखा जाए तो जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनका ये सुशासन है, वो जो अपना शासन व्यवस्था संचालित करते हैं, जो उनका मतलब कला संस्कृति है, रहन सहन जो है वो उसका एक अपना अलग औचित्य होता है। तो वो औचित्य का एक प्रकार से मान्यता देना, उस औचित्य को आगे लेकर के जाना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक प्रकार से ये कानून मान्यता देता है। वो सबका अपना शासन व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने का ये कानून मान्यता देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे शक्तिशाली जो होता है इसमें ग्राम सभा को प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति जो होता है वो सारी शक्ति ग्राम सभा में होता है। आप लोग बताएंगे ग्राम सभा का बैठक साल भर में कितना बार होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्या क्या करता है, तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट हम लिख दिए हैं, 4-5-6 पॉइंट है। ये सब जो है काम किसका है, ग्राम सभा का। जैसे देखिए 1 नंबर में ग्राम सभा की जो शक्ति है उसमें क्या है कि आदिवासी जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का काम करता है ये। तो याद रखिएगा ग्राम सभा जो है आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा अगर यहाँ देखें तो ग्रामीण स्तर पर लगने वाला जो बाजार होता है उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना और उसका टैक्स कलेक्शन करने का काम ये करता है, ठीक है। अगर इसके बाद आगे हम देखें तो ग्राम सभा जो है अपने क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाती है, ठीक है। सामाजिक विकास करती है, आर्थिक विकास करती है, राजनीतिक विकास भी अपने स्तर पर करती है, ठीक है। और किसी भी तरह का शोषण से ये बचाने का भी काम करती है, ठीक है। ग्राम सभा जो है वो सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और विवादों का जो पारंपरिक निपटान करने का ये सक्षम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखेंगे तो जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व
प्रखंड स्तर पर जो होता है, जिला स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर ये करने का काम करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपसी विवाद होता है, आपसी विवादों का निपटारा भी कौन करता है, तो ग्राम सभा में ही किया जाता है। तो इस तरह से जो मूल बात है, मुख्य बात है, उसको हम यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं कि ये सब जो है वो ग्राम सभा करती है। तो ग्राम सभा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है पेशा कानून में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पेशा कानून जो है लाए कौन थे, तो याद रखेंगे पेशा कानून जो है दिलीप भूरिया समिति के सुझाव पर ये लाया गया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि पेशा कानून लाने वाले कौन थे, जन्मदाता एक प्रकार से पेशा कानून के कौन थे, तो दिलीप भूरिया, ठीक है। दिलीप भूरिया समिति था, दिलीप भूरिया के नाम पर था और यही जो है समिति के प्रमुख थे, इसीलिए इनके नाम पर ये समिति का नाम रखा गया है, दिलीप भूरिया, ठीक है। दिलीप सिंह भूरिया नाम था इनका पूरा। तो याद रखेंगे ये इन्होंने ही जो पेशा कानून लाने का काम किया था। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं पेशा कानून जो है किन किन राज्यों में लागू है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पेशा कानून जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ये लागू है। जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र जितना भी है उस क्षेत्र में ये लागू होता है। देखिए जैसे 10 राज्य यहाँ पे बताया गया है कि 10 राज्यों में जो है ये 5वीं अनुसूची लागू होता है। उसमें अभी झारखंड में ये प्रक्रिया में है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो ये 10 राज्यों में यहाँ बताया गया कि ये लागू होता है। इसमें एक हो गया यहाँ पर तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही निकला है कौन, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र में ये लागू होता है, ठीक है। तो ये झारखंड में भी जो देखा जाए तो ये प्रोसेस में है कि यहाँ पे पेशा कानून पूरी तरीका से लागू होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इन क्षेत्रों में लागू पूरी तरीका से होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पेशा कानून से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आगामी कोई भी आप दिन देखेंगे तो ये चर्चे में रहता है हमेशा, और ये हमेशा चर्चे में रहता है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन सब बातों को यहाँ पे रखने का प्रयास किए। वैसे आपको इतना ही ज़रूरत है जानना, बहुत एडिशनल जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज़रूरतमंद लोगों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।